स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने श्वसन और पाचन तंत्र के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, क्लास 12 का चैप्टर है आपका मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हम परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले देख लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, परिसंचरण तंत्र जो है वो एक्चुअल में क्या है। मानव जो है उसके शरीर में CO2, ऑक्सीजन, जो भी पोषक पदार्थ है वो, उसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो, उनके परिवहन के लिए जो है द्रव पाया जाता है, जिसे हम रक्त कहते हैं, द्रव ऊतक होता है। ठीक है, तो इसका जो परिवहन है, ठीक है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, यानी कि ये जो जितने भी पदार्थ हैं इन सभी को शरीर में एक से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। और ये जो तंत्र है इसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बेसिकली जो है दो टाइप का होता है, या तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और नहीं तो होता है बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या होता है कि जो द्रव पदार्थ है जो कि परिवहन का कार्य कर रहा है वह नलिकाओं में नहीं बहता है, बल्कि कहाँ रहता है, वो जो है जो कोशिका और ऊतक है उनके बीच का जो स्थान होता है उसमें वह रहता है। उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, क्योंकि नलिकाओं में नहीं बह रहा है, बंद नलिकाओं में नहीं बह रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। और ये पाया जाता है सॉरी मोलस्का में और कीट में। ठीक है ना, जो मोलस्का है, मोलस्का में आपके सीपी जो है, घोंगा है, वो सभी आ जाते हैं। और उसके अलावा जो कीट जो है उन सब के अंदर जो है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जैसे तिलचट्टा है। ठीक है, तो इनके अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की, तो मानव में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रुधिर है, यानी कि जो परिवहन का जो द्रव है, जैसे हम रुधिर कहते हैं, हमारे अंदर रुधिर है, तो वह जो है वो क्या होता है, बंद नलिकाओं में बह रहा है। ठीक है, तो ऐसा किसमें पाया जाता है, या तो मानव में या खरगोश में। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, क्योंकि हमने बात की कि जो परिवहन करता है उस तंत्र को, जो उससे संबंधित जो है उसे हम कहते हैं परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो ये जो परिसंचरण तंत्र है ये द्रव के ऊपर निर्भर हो गया। ये जो द्रव हमारे अंदर है उसे हम कहते हैं रुधिर। तो ये रुधिर जो है इसकी क्या कंपोजिशन होती है, इसका क्या संगठन है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो रुधिर होता है वो किस प्रकार का है। देखो, ये एक तरल द्रव है, परिसंचारी है, क्योंकि इधर से उधर परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, और ये जो है क्या करता है, वाहिनी और हार्ट से होते हुए पूरे शरीर में ये क्या करेगा, निरंतर बहता रहेगा, परिक्रमा लगाता रहेगा, और जो भी पदार्थ है उनका ये स्थानांतरण करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो जो मनुष्य है, सामान्यतः वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें रुधिर की क्वांटिटी होती है 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर रुधिर पाया जाता है सामान्य वयस्क मनुष्य में। और जो हमारा टोटल शारीरिक भाग है उसका ये 7 से 8% होता है। ठीक है, तो 7 से 8% भाग जो है ये बनाता है रुधिर। उसके बाद होता कैसा है, देखो क्षारीय पदार्थ है, इसका pH जो है वो 7.4 होता है। ठीक है, और स्वाद में ये हल्का सा नमकीन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो रुधिर है, अगर हम इसकी बात करें कंपोजिशन की यहाँ पे, तो देखो रुधिर में बेसिकली दो चीजें होती है। यहाँ पर प्लाज्मा होता है और रक्ताणु होते हैं। प्लाज्मा जो है वो रुधिर का द्रव भाग है, तरल भाग है। ठीक है, और उस द्रव या तरल भाग में जो रक्त कोशिकाएं हैं या रक्ताणु है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा है उसकी क्वांटिटी होती है 55%, यानी कि जो टोटल ब्लड है उसमें से 55% भाग क्या है, उसका प्लाज्मा है, जबकि 45% भाग जो है वो रक्ताणु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्लाज्मा है, यानी कि जो द्रव भाग है इसका, उसके अंदर जो है 90 से 92% तो जल होता है और 6 से 8% इसमें पाई जाती है प्रोटीन, जबकि इसमें 0.9% जो है वो लवण की मात्रा होती है और 0.1% ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो प्लाज्मा का ये कंटेंट होता है। प्लाज्मा जो है वो क्या है, एक द्रव है। इस द्रव के अंदर जो है रक्ताणु या रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये रक्त कोशिकाएं जो है ये 45% होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मीन्स हो गया लाल रुधिर कणिकाएं, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है, देखो 50 से लेकर 55 लाख घन मिलीमीटर तक जो है इसकी क्वांटिटी होती है एक वयस्क मनुष्य में। अब
अब इसके ये जो मैंने बताया आपको 50 से 55 लाख ये क्वांटिटी होती है पुरुषों में यानी कि मैन में, और जबकि वुमेन में यानी महिलाओं में इसकी क्वांटिटी होती है 40 से 45 लाख घन मिलीमीटर। ये आरबीसी की क्वांटिटी है। जो हमारा आरबीसी होता है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है सॉरी हिम और एक होता है ग्लोबिन। यहाँ पर ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है और हिम जो है वो क्या है, वर्णक है। यह एक लाल रंग का वर्णक है हिम, ठीक है, और ग्लोबिन जो है वो क्या है, एक प्रोटीन है। तो होता क्या है, जो हमारा लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके अंदर क्या पाया जा रहा है, बेसिकली हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन जो है वो इससे बाइंड होती है, ठीक है, और शरीर के जो सारे भाग हैं वहां तक पहुंचाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो इस आरबीसी में ही पाया जाता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, देखो बिल्कुल वृत्ताकार होता है और यह केंद्रक विहीन होती है। इस यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जब हम बात करते हैं स्तनधारियों के आरबीसी की तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब भी हम कभी कोशिका वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बात करते हैं कि हर कोशिका में केंद्रक होता है। सिर्फ दो प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। पहली कोशिका होती है आरबीसी, ये होती है प्राणियों में। जबकि अगर हम बात करते हैं पादपों में, तो पादपों में किसमें नहीं होता है केंद्रक, पादपों में जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है यह केंद्रक विहीन होती है, यानी कि जितने भी स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो आयु है वो 120 दिन होती है, यानी कि जो आरबीसी है उन कोशिकाओं की आयु कितनी है, लगभग 120 दिन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रकार की कोशिकाओं की। तो देखो यहाँ पे आरबीसी जो है उसका बेसिक जो कार्य अगर हम बात करें तो वो क्या है, यह श्वसन में योगदान करती है, ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाती है, यही इसका कार्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो डब्ल्यूबीसी है हमारी, उस डब्ल्यूबीसी की जो है उसके भी फिर दो भाग और हैं। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है इनकी संख्या होती है 6000 से 8000 घन पर घन मिलीमीटर, ठीक है। और इनकी जो आयु है वो औसतन 4 से 5 दिन होती है, ठीक है। ये भी वृत्ताकार कोशिकाएं हैं और इनमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो जो डब्ल्यूबीसी है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ पर जो है कणिका विहीन और कणिकामय, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ जो है कणिका रूपी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि जो अभिरंजन होता है ना, हम जो अभिरंजित करते हैं किसी पदार्थ को, क्योंकि देखो ये श्वेत है तो हम जब इन्हें देखना चाहेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें इनको अभिरंजित करना होगा, ठीक है ना। और जब अभिरंजित करेंगे तो यहाँ पर अभिरंजन को ग्रहण करने वाले कुछ कणिकाएं यदि उसमें पाई जा रही हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, या फिर कणिकामय। इनकी अमाउंट जो है टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें से 65% जो डब्ल्यूबीसी होती है वो ग्रेनुलोसाइट टाइप की होती है, यानी कि कणिकामय होती है। जबकि जो बाकी बच रहा है वो कितना रहा, वो कणिका विहीन होती है, ठीक है। और कणिका विहीन होंगी तो यानी इनके अंदर अभिरंजन को ग्रहण करने वाले कण नहीं पाए जाएंगे, केंद्रक दोनों में ही पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ग्रेनुलोसाइट जो है उसको डिवाइड करते हैं किसके आधार पर, यहाँ पे जो ग्रेनुलोसाइट या कणिकामय जो कोशिकाएं हैं उनका विभाजन किया जाता है किसके आधार पर, उनके अभिरंजन के आधार पर। क्योंकि अभी हमने बात की ना कि जो कणिकामय जो कोशिकाएं होती है उनमें अभिरंजन को ग्रहण करने वाले कुछ कण पाए जाते हैं। तो ये जो कण पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, अभिरंजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हमने उसको स्टेन दिया है, जो रंग दिया है वो उसको ग्रहण करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 टाइप की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एसिडोफिल्स जो होंगी उनको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अम्लीय अभिरंजक है इओसिनोफिल उसको ग्रहण करती है, ठीक है। और किस प्रकार की होती है, देखो ये टोटल जो डब्ल्यूबीसी है उसकी 1 से 4% होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्पष्ट 2 पिंडक युक्त केंद्रक पाया जाता है। ऐसी इनकी संरचना होती है, देखो एक पिंडक ये और एक पिंडक ये, तो यहाँ पर 2 पिंडक युक्त स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर।
और 8 से 12 दिन जो है वो इनकी औसत आयु होती है, औसत जीवन काल है इनका। और स्पष्ट जो दो पिंडक युक्त है वो केंद्रक यहाँ पे उपस्थित होता है। इओसिनोफिल जो अभिरंजन है, जो अम्लीय अभिरंजन है, उसको ये ग्रहण करती हैं। उसी के आधार पर हम इनको एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स कहते हैं। उसके अलावा इनका जो कार्य है अगर हम उसकी बात करें तो ये एंटीहिस्टामिन जो है उसका इनके अंदर वो गुण पाया जाता है, यानी कि जो एलर्जी है उससे बचाव के लिए, ठीक है ना। ये जो कणिकाएं हैं ये क्या करती हैं, हमें एलर्जी से बचाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एंटाहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। क्योंकि जो एलर्जी कारक है वो क्या है, हिस्टामिन है। तो अगर एंटीहिस्टामिनिक कोई भी अगर उसके अंदर गुण होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हम एलर्जी से बच पाएंगे, ठीक है। ये एलर्जी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है किसी पदार्थ के प्रति, ठीक है। उसके बाद में बेसोफिल की बात करते हैं। बेसोफिल जो है ये क्या करती है, ये क्षारीय अभिरंजक को जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, उसे ग्रहण करती हैं। और ये होती है 0.5%। जितनी टोटल जो हमारे पास ये ग्रेनुलोसाइट्स है ना, ये WBC, उसमें ये 0.5% होती है, ठीक है। आकार जो है वो इनका एस आकार का होता है, ठीक है। और इसमें जो है 2 से 3 पिंडक वाला केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ पर ये जस्ट उल्टा है, ये जो है हिस्टामिन पदार्थ का स्रावन करती है। उसके अलावा इनसे हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन जो है रक्त स्कंदन से संबंधित पदार्थ है, ठीक है। और सेरोटोनिन जो है इसका यहाँ पर स्रावन किया जाता है। और इनकी जो औसत आयु है वो 12 से 15 दिन की होती है। 2 से 3 पिंडक युक्त इस तरह की संरचना वाली ये होती है, ठीक है। और केंद्रक जो होता है थोड़ा सा अनियमित होता है इनका, 2 से 3 पिंडक का बना हुआ एस आकार का हो जाता है, ठीक है। और 12 से 15 दिन इनकी आयु होती है। स्रावन किसका करती है, हिस्टामिन का, हिपेरिन का और सेरोटोनिन का, ठीक है। तो ये इसका कार्य होता है। तीसरे प्रकार की जो हमारी कर्णिका में जो कोशिकाएं हैं वो होती है न्यूट्रोफिल्स। और ये टोटल जो है उसका 60 से 70% होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में यही पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये क्या होती है, ये जो है इनका केंद्रक जो है वो कैसा होता है, देखो इस तरह से होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पिंडक युक्त होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है पिंडकों की संख्या 4 से 5 हो जाती है, ज्यादा अमाउंट में होते हैं। आयु इसकी होती है 2 से 4 दिन की। और कार्य इसका होता है भक्षण। जब भी हमारे शरीर में बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उनको भक्षकाणु क्रिया के द्वारा जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं ये नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो ये इनका बेसिकली जो है कार्य यहाँ पे हो गया है। उसके बाद में बात करते हैं जो कणिका विहीन है WBC उनकी। तो कणिका विहीन जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, या तो लिम्फोसाइट प्रकार की या मोनोसाइट प्रकार की। मोनोसाइट में क्या है, एक ही केंद्रक है और वो जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो इस वजह से बड़ा केंद्रक होता है एक, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं तो लिम्फोसाइट में क्या होता है, इसके अंदर जो है एक छोटा केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य का अमाउंट जो है इसमें कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन। जो लिम्फोसाइट है वो भी फिर 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है ये दोनों क्या करते हैं, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन का काम करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ग्लोब्युलिन जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और उस प्रोटीन की वजह से ही क्या होता है, बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीजन प्रवेश करते हैं उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये जो है लिम्फोसाइट के अंदर ये होगा इसका कार्य। उसके बाद में मोनोसाइट जो होते हैं उनमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक का आकार बड़ा है। यहाँ देखिए केंद्रक छोटा है, ठीक है, दोनों में एक ही केंद्रक है, लेकिन यहाँ पर केंद्रक का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। और मोनोसाइट जो होते हैं इनका कार्य होता है भक्षकाणु क्रिया। ये भी हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करते हैं उनके भक्षण का कार्य करती हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स की, ठीक है ना। अभी तक हमने जो है RBC WBC की बात कर ली, अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं, संख्या इनकी होती है 3 लाख पर घन मिलीमीटर तक, ठीक है। और इनकी आयु होती है 5 से 7 दिन। अब अनियमित आकार की है, ठीक है, आयु इनके 5 से 7 दिन होती है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, ये इनका कार्य होता है स्कंदन। जब भी हमारे
शरीर में कभी चोट लगती है तो चोट लगने पर जो रक्त का थक्का बनता है, उस थक्के को बनाने में इन प्लेटलेट्स का योगदान होता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है और जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का बनाने में ये मददगार होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इस तरह का जो है यहाँ पे हमने जो है रुधिर के बारे में, उसका कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं इसे अब मिटा देती हूँ। के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं रुधिर के समूह। जो मानव है उसमें रुधिर के अलग अलग प्रकार के समूह पाए जाते हैं। होता क्या है कि जो मानव है उसमें सभी का रुधिर जो है वो समान नहीं होता। समान कैसे नहीं होता? देखो, सभी में हीमोग्लोबिन है, रुधिर में सभी का रक्त जो है वो लाल है, जो हमने सेम कंपोनेंट बताया वो सारे हैं। तो फिर रुधिर भिन्न कैसे हुआ? हम रुधिर को भिन्न भिन्न समूहों में कैसे बांटते हैं? ठीक है ना, तो होता क्या है कि जो रुधिर है उसके जो रक्ताणु है, उन रक्ताणुओं की सतह के ऊपर एंटीजेंस पाए जाते हैं। वो जो एंटीजेंस हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन एंटीजेंस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, रुधिर के भिन्न भिन्न समूह बनाते हैं। वो समूह जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, होता क्या है कि हम जो है उसकी जो सतह है, जो रक्ताणु है, उसकी सतह के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है, उस एंटीजन के आधार पर ही हम रुधिर को अलग अलग समूहों में बांटते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीजन है वो क्या है? देखिए, एंटीजन जो है ऐसे पदार्थ है जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के लिए एंटीजन क्या है? कुछ भी जो हमारी बॉडी से बाहर से जो आता है उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं? एंटीजन, जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी क्या होंगे? जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये बीमारी से लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं और यहाँ पर समूह जो है उसकी हम बात करते हैं जब मानव में, तो इसे हम बेसिकली जो समूह है एंटीजन को हमारे अंदर दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो एंटीजन समूह होता है ABO और दूसरा होता है RH। ठीक है, जो ABO समूह है ना हमारा, वहां पर क्या है, उसके आधार पर हम चार प्रकार के ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक तो होता है A, B, AB और O। तो हमारे अंदर जो है चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ABO प्रतिजन जो है, एंटीजन जो है उसके आधार पर। अब देखो, होता क्या है कि जो मैंने आपको ब्लड ग्रुप बताया ना A, तो वही ब्लड उसके जो रक्त की जो रक्ताणु की जो सतह है उसके ऊपर A एंटीजन है, तो वहां पर यानी कि प्रतिजन जो है A होगा और प्रतिरक्षी हमेशा उसका उल्टा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रक्त समूह A की, तो A के लिए प्रतिजन तो होगा A और प्रतिरक्षी होगा B। अब ध्यान रखिएगा इसको कि जो प्रतिरक्षी है उससे संबंधित एंटीजन वाला जो ब्लड होगा वो हम उसको नहीं दे सकते। यानी कि अगर हम बात करते हैं A ब्लड समूह की, तो A समूह वाला जो होगा वो किससे ब्लड नहीं ले सकता, वो B समूह वाले से ब्लड नहीं ले सकता। तो फिर वो किससे लेगा? भाई B जो है एंटीजन, जिसमें B एंटीजन होगा उसका वो नहीं लेगा, तो B का नहीं ले सकता और AB का नहीं ले सकता। और फिर लेगा किसका? ये लेगा O का, क्योंकि O के ऊपर कोई प्रतिजन होता नहीं है और A जो है वो प्रतिजन सेम है, तो A का लेगा। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि ये B और AB से ब्लड नहीं ले सकता, जबकि A और O से ये ब्लड ले सकता है। फिर हम बात करते हैं B प्रतिजन वाले। ठीक है, जो B जो समूह है, B ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, उनका प्रतिजन होता है B। अब मैंने कहा कि एंटीबॉडी जैसे उससे उल्टा होगा, यानी कि एंटीबॉडी क्या होगा उनका A। तो जो एंटीबॉडी है उससे संबंधित एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप जो होगा उसका वो ब्लड नहीं लेंगे, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन से जो रुधिर है उसका स्कंदन हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एंटीजन B है और एंटीबॉडी हमारे पास A है, तो किससे संबंधित नहीं ले पाएंगे? जिसके अंदर भी A एंटीजन होगा उससे संबंधित नहीं ले पाएंगे। यानी कि A ब्लड ग्रुप वाला नहीं लेंगे वो और AB वाला भी नहीं लेंगे, तो फिर लेंगे किससे? वो लेंगे या तो O से और या B से। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। या आप इजीली बना सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि कौन से का कैसे नहीं लेंगे, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। वो तभी नहीं होगी
सब जो है यहाँ पर जो एंटीजन है और वो एंटीबॉडी है, उसके बाद जो एंटीबॉडी यहाँ पर ए है वो एंटीजन वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ए बी समूह की। तो ए बी समूह जो होता है उसमें देखो ए बी नाम आ गया ना, तो प्रतिजन क्या होगा ए बी। अब इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। जब एंटीबॉडी नहीं है ना तो हमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का कोई डर ही नहीं है ना भाई। एंटीबॉडी जब प्रेजेंट ही नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा ही कैसे। हमने यही तो कहा कि जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसे से संबंधित एंटीजन वाला वो ब्लड नहीं ले सकते। तो क्योंकि यहाँ पर प्रतिरक्षी है ही नहीं तो हमें कोई डर नहीं है, तो ये सर्वग्राही है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। इसलिए हम ए बी समूह को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं फिर ओ समूह की। ओ समूह जो होता है देखो ओ में से एक तरह से जीरो है, यानी कि यहाँ पे प्रतिजन अनुपस्थित होगा। और मैंने कहा कि जो प्रतिजन होगा उससे बिल्कुल विपरीत ही क्या होता है, प्रतिरक्षी। तो यहाँ पे प्रतिरक्षी हो जाएगा ए बी। जब इसके ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित है, यानी कि ये ए से भी नहीं ले सकता, बी से भी नहीं ले सकता और ए बी से भी नहीं ले सकता, फिर लेगा किससे, सिर्फ ओ से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रतिजन उपस्थित नहीं है तो ये सबको ब्लड दे सकता है, ले नहीं सकता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सार्वत्रिक दाता। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी समूह है वो क्या है, सर्वग्राही है क्योंकि सबसे ले सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है। जबकि जो ओ वाले हैं उनके पास ए और बी दोनों टाइप के एंटीबॉडी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे लेंगे, सिर्फ ओ वाले से ही ले सकते हैं। दे सबको सकते हैं क्योंकि प्रतिजन है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये जो है क्या होंगे, सार्वत्रिक दाता होंगे। तो ये जो चार समूह की हमने बात की ये होता है ए बी ओ जो है प्रतिजन, उसके आधार पे। एक दूसरा प्रतिजन और होता है हमारे शरीर में जो होता है आरएच कारक। इसके आधार पे हम जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जिसके रक्ताणु की सतह पर यह आरएच जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है वो होगा पॉजिटिव, जिसके नहीं है वो होगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है ब्लड समूह होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी ब्लड समूह के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला साइन है ना, ये एक्चुअल में इस आर एच कारक को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर एच कारक की बात करते हैं। देखो आर एच कारक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस पे कई बार आपके शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आर एच कारक जो है वो एक्चुअल में इसकी खोज की थी 1940 में लैंडस्टीनर और वीनस जो नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने। और की किसमें थी, जो रिसस नाम का जो बंदर होता है रिसस प्रजाति का, उसके आरबीसी में उसकी लाल रुधिर कणिकाओं में इन्होंने इसकी खोज की थी। अब देखो यहाँ पर जो भारत की बात अगर हम करते हैं तो भारत में लगभग जो 80% लोग हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये जो आरएच पॉजिटिव जो कारक है, आरएच कारक है वो एक प्रभावी कारक है, और प्रभावी कारक जो होता है उसके होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या है, 80% लोग पॉजिटिव होते हैं। अब ये जो आरएच एंटीजन है इसकी अगर हम बात करते हैं आरएच एंटीजन की, तो इसके विरुद्ध यानी कि जो एंटीबॉडी होता है वो नेचुरली तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो हमारे ब्लड में नहीं होता है, ठीक है ना। तो नहीं है तो क्या होगा, फिर इसका मतलब है कि एंटीबॉडी नहीं है तो हमें कोई डर नहीं है। क्या हम दे सकते हैं ब्लड जो है पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले को, नहीं। होता क्या है कि एक बार तो दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आप पहली बार देंगे तो उसकी बॉडी में पहले से कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि बार बार ऐसा होता है, दोबारा फिर से आप पॉजिटिव वाले का ब्लड चढ़ा देते हो नेगेटिव वाले के, तो उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्योंकि ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो एक ही जाति के हैं,
तो यह जो क्रिया है इसे कहा जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन, यानी कि एक ही प्रजाति के एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होना आपस में, ये क्या है, आइसो इम्यूनाइजेशन। और ये RH कारक के साथ में होता है, इसलिए यदि एक बार चढ़ा दिया जाए RH पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले को तो उससे इफेक्ट नहीं होगा इतना, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होंगे। लेकिन यदि बार बार ऐसा किया जाए कि चढ़ाया जाए ब्लड, तो उस स्थिति में बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा और उससे उस व्यक्ति का जो रक्त होगा उसका स्कंदन हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, एक केस होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये एक बीमारी है, क्या है देखते हैं। होता क्या है, देखो, ये एक बीमारी है जो RH नेगेटिव मदर जो है, अगर वो RH पॉजिटिव जो शिशु है उससे युक्त गर्भ को धारण करती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है, देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, जब प्रथम बार ऐसा होता है कि RH नेगेटिव कोई मदर है, अब उसको RH पॉजिटिव कैसे, देखो, अगर RH नेगेटिव जो स्त्री है उसका विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से हो जाता है, तो होने वाली संतान में दोनों की पॉसिबिलिटी है, या तो वो माता से मिलेगा ब्लड समूह जब तो नेगेटिव होगा, और यदि पिता से मिलेगा एंटीजन तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर वो गर्भ धारण जो कर रही है, अगर वो शिशु पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि नेचुरली एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, तो पहली बार क्या होगा, धीरे धीरे जो है उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी जो है वो बनेंगे, तो वो शिशु को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि दोबारा ऐसा होता है कि पुनः दोबारा गर्भ धारण करती है और वह शिशु भी RH पॉजिटिव ही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि पहले से कुछ एंटीबॉडी बन चुके हैं, क्योंकि जब RH पॉजिटिव गर्भ धारण किया था ना प्रथम बार, तो कुछ संख्या में, बहुत कम संख्या में, लेकिन एंटीबॉडी बन चुके थे। तो अब क्या होगा, जब एक बार कोई एंटीबॉडी बन जाता है ना, तो उसके लिए एंटीबॉडी बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, तो वो एंटीबॉडी बनेंगे और बन के क्या करेंगे, जो शिशु है उसको उसके शरीर में प्रवेश करेंगे एंटी RH जो कारक है वो, ठीक है, एंटी RH जो एंटीबॉडी है वो शिशु के शरीर में प्रवेश करेंगे माता के प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, और उसके रुधिर में प्रवेश कर जाएंगे, और प्रवेश करके क्या करेंगे, शिशु की रुधिर कणिकाओं का लयन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उनको खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। इस स्थिति में जब बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म से ही उसमें बहुत जो है ब्लड की संख्या, ब्लड की जो रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो इस स्थिति में क्या करना हो, इस तरह का जो बच्चा होता, ये जो डिजीज है इसे तो कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, और जो ऐसा बच्चा होगा उसे कहा जाएगा रीसस शिशु। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रीसस शिशु किसे कहते हैं, तो इस तरह का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, रीसस शिशु होगा। अब इस बच्चे को बचाया कैसे जाएगा, तो देखो, या इसके दो तरीके हैं, या तो उस बच्चे के जन्म होते ही उसके पूरे के पूरे ब्लड को प्रतिस्थापित कर दिया जाए नए ब्लड से, ठीक है, इस तरीके से बचाया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि प्रसव होने से 72 घंटे पहले ही माता के शरीर में एंटी RH इंजेक्शन लगा दिए जाएं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा और जो शिशु है उसे बचाया जा सकेगा। तो इस तरह से जो है क्या होता है कि ये जो बीमारी है ये होती है, और जो है नेगेटिव जो माता है वो पॉजिटिव शिशु का गर्भ धारण करती है अगर शिशु युक्त, तो ये कंडीशन होती है, गंभीर स्थिति होती है, ठीक है। और जो है आज जो है हमने बात की यहाँ पे, पहले हमने रक्त के संगठन की बात की, उसके बाद में हमने रुधिर समूह के बारे में पूरा डिस्कशन किया, ठीक है। अब आप अच्छे से रुधिर समूह को पहचान गए होंगे। इसके बाद जो है हम रुधिर का स्कंदन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे, आगे जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे, और इस सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।